स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। और आज के क्लास में हम लोग हिंदी लेक्चर 1 जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला के बारे में, और वर्णमाला में हम लोग स्वर तक की स्टडी आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ओके चलो। सो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ बस लिखा हुआ है वर्ण। तो वर्ण क्या होता है? ठीक है, चलो। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। ध्यान रखना, वर्ण किसे कहते हैं? उस मूल ध्वनि को कहते हैं। तो वर्ण है क्या बेसिकली? तो वर्ण एक ध्वनि है। जैसे मैंने बोला क, तो क जब मैं बोल रहा हूँ तो उसके अलावा मैं कुछ और नहीं बोल रहा हूँ वापस, केवल वापस मैं क्या बोल रहा हूँ? क, ख, अ, आ, है ना, ग, च। तो ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो वर्ण क्या है? वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े आप नहीं कर सकते। ठीक है, आगे के लिए देखो, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ये सारे क्या हमारे वर्ण है। ध्यान रखना, क जो है ये वर्ण नहीं है। क ये आपका क्या है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पास कि राम में 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, क्या लिखा हुआ है देख सकते हो आप लोग यहाँ पास कि राम में 4 मूल ध्वनि है। जैसे मैं लिखो राम लिखना है, क्या लिखना है? राम। तो राम अकेले नहीं बना है, सबसे पहले आ गया है यहाँ पे अधर र, फिर उसमें लगा हुआ है आ की मात्रा, फिर है उसमें म व्यंजन, और उसके बाद क्या आ गया है? अ। तो देख सकते हो कितने वर्ण है राम में? हमारे पास 4 वर्ण है यहाँ पास। राम में कितने वर्ण है यहाँ पास? 4। जैसे अगर मुझे लिखना है सीता, क्या लिखना है मुझे? सीता। तो सीता में कितने वर्ण होंगे? सबसे पहले आएगा अध स, फिर आएगा बड़ा ई, फिर आएगा अधा त, फिर आएगा बड़ा आ। तो अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो ये वाले जो वर्ण हैं स, त, म, र, ये हैं आपके व्यंजन। ठीक है, आगे हम लोग डील करेंगे, बाकी अभी थोड़ा सा देख लो। ये क्या है? आपके व्यंजन जो बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते हैं। बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते हैं, लेकिन जो स्वर हैं आपके वो अकेले बोले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अ है इसको हम लोग वापस से और खंडन नहीं कर सकते। ये जो र है आपका, इसको वापस से आप खंडन नहीं कर सकते हो, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? मूल ध्वनियाँ बोलते हैं, या फिर इनको अपन क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। एक और चीज़ यहाँ लिखी हुई है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, उस मूल ध्वनि को अपन क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलो कुछ और चीजें यहाँ लिखी हुई है। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। राम शब्द में कुल 2 अक्षर है, परंतु इसमें वर्ण कितने हैं? 4। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपका कि सीता में अक्षर 2 हैं, लेकिन वर्ण कितने हैं यहाँ पास? भी 4। ठीक है, समझ आ गया? ध्वनि शब्दों की क्या होती है? आधारशिला होती है, जिसके बिना शब्द की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। कोई भी शब्द अगर अपन बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पास मैं बोल रहा हूँ CGPSC, है ना भाई, CGPSC। ठीक, ये तो इंग्लिश में हो गया, लेकिन इसी को अगर मेरे को सी लिखना है तो सी में मतलब क्या बनेगा? स बनेगा, और क्या बनेगा? बड़ा ई बनेगा। तो भाई ये जो वर्ड हम लोग बोल रहे हैं, ये जो शब्द हम लोग बोल रहे हैं, बिना वर्ण के इसको हम लोग नहीं बोले जा सकते हैं, इनको हम बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ध्वनि बोलने और सुनने के लिए भी प्रयोग होता है, जबकि वर्ण लिखने और पढ़ने में यूज होता है। जैसे ध्वनि, कोई भी वर्ड अगर बोल रहा हूँ, जैसे मैं वर्ड ही बोल रहा हूँ यहाँ पास, है ना भाई, तो वर्ण अगर मैं बोल रहा हूँ तो बोल तो देते हैं हम लोग, लेकिन लिखने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? यहाँ पास वर्ण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पास लिपि। लिपि क्या होता है? तो देखो, भाषा के सभी ध्वनियों के निर्धारित प्रतीक चिन्हों का सामूहिक रूप ही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। जैसे मेरे को अ को ऐसे ही लिखना है, आ को ऐसे ही लिखना है, ई को ऐसे लिखना है, बड़ा ई ऐसे लिखना है, ऊ ऐसे लिखना है, क, ख। तो ये जो लिखने की शैली है, इन्हीं को सामूहिक रूप से अपन क्या बोल देते हैं? लिपि कह देते हैं। इन्हीं को सामूहिक रूप से अपन क्या कह देते हैं? लिपि कह देते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा की लिपि का नाम याद रखना, क्या है? देवनागरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी कहीं पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है भाई, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। और अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। याद रखना, अंग्रेजी की लिपि क्या है हमारे पास? रोमन। इसी प्रकार विश्व की भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि, इनमें अनेक भारतीय भाषाएं लिखी जाती है।
जिसमें हमको याद रखना है कि हमारे हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है हमारी वो क्या है, हमारी देवनागरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन सीखते हैं यहाँ पास वर्णमाला। ओके, तो वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित या क्रमिक समूह को ही अपन क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला इज नथिंग बट क्या है कि वर्णों, जो हम लोगों ने वर्ण पीछे पढ़ा, इन्हीं वर्णों को अगर व्यवस्थित और क्रमिक समूह बना दिया जाए तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्णमाला। अब अगर अपन देखें कि वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो याद रखना वर्णमाला में कितने वर्ण हैं हमारे पास, 52। वर्णमाला में हमारे पास कितने वर्ण हैं, तो 52। इस 52 वर्ण में 11 हमारे पास स्वर है। 11 हमारे पास क्या है, स्वर। ध्यान रखना 11 हमारे पास क्या है भाई, स्वर हैं। 2 हमारे पास हैं अयोगवा व्यंजन। देखो मूल व्यंजन लिखा हुआ है यहाँ पास कितने हैं भाई, 35, और संयुक्त व्यंजन कितने हैं हमारे पास, 4। ठीक है, कुछ चीज़ों को और डिफरेंशिएट अपन आगे करेंगे, तो आगे देखते चलते हैं। चलो, तो आगे लिखा हुआ है, देखो देख सकते हो आप सीधे सीधे हमारे पास स्वर की संख्या कितनी थी हमारे पास, देख सकते हो 11। तो कौन कौन से स्वर हैं, अ आ ई उ ऊ री ए ओ और औ। यहाँ पास अम, देखो ये अम की मात्रा है। ठीक है, तो अम और अहा को क्या बोला जाता है, अयोग वाह बोला जाता है। ध्यान रखना स्वरों की संख्या 11 है, ना कि 13। कहीं कहीं पास 11 + 2 करके 13 भी कंसीडर कर लेता है, लेकिन ये जो 2 है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, अयोग वाह। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्या है, व्यंजन। तो मूल व्यंजन हमारे पास है 33, और 2 जो है क्या है, आगे अपन को समझना है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 35। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 35। थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ मैं, देख सकते हो आप लोग। मूल व्यंजन कौन कौन से भाई, तो क, यहाँ से देख सकते हो ये जो द्विगुण व्यंजन है, पहले इसको नहीं जोड़ा गया था, पहले इसको आउट रखा गया था। तो व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती थी, 33। ठीक है, लेकिन अभी जो हिंदी निदेशालय है, याद रखना हिंदी निदेशालय। ठीक है, मैंने ऑथेंटिक बुक से पूरा आपका कवरिंग की हुई है ना, विनय पाठक वगैरह से हम लोगों ने ये सारा डाटा लिया हुआ है। सो आप लोग जरूर वहाँ से देखिएगा, और यही ऑथेंटिक बुक है जो सभी फॉलो करते हैं। ठीक है, सो हिंदी निदेशालय ने क्या बोला कि ये जो द्विगुण व्यंजन है इनको भी आपको कंसिडर करना है, इसलिए हम लोग व्यंजनों की संख्या 33 न पढ़ के क्या पढ़ते हैं, 35 पढ़ते हैं। याद रखना। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, स्पर्श व्यंजन को याद कैसे रखेंगे, तो सिंपल सा तरीका है, क्या याद रखना है, कचट तप। क्या याद रखना है, कचट तप। इसी सीक्वेंस में ही याद रखना। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और याद रखो इसमें, जो बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। चलो पहले देख लो, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये हमारे जो हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिनको पढ़ने के लिए कहीं पे कंठ यूज होगा, आगे हम लोग देखेंगे आगे की क्लासेस में। कहीं पास क्या यूज होगा, कंठ, कहीं पे दंत, है ना भाई, कहीं पे ओष्ठ यूज होगा, कहीं पे तालु यूज होगा, कहीं पे मूर्धन्य यूज होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे जो माउथ है, जो मुंह है, उसके अलग अलग हिस्सों से जो है स्पर्श होकर ये वर्ण जो है बोले जाते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, चलो तो क्या याद रखना है अपने को, कचट तप याद रखना है। तो 5 और गुणा 5 कर दो तो ये कितने होगा, स्पर्श व्यंजन हमारे पास 25। स्पर्श व्यंजन कितने होंगे हमारे पास, 25। अब कुछ बेसिक चीजें जो और याद रखनी है, ये जो पहले अक्षर हैं इन सभी के ध्यान रखना, इनको अपन पहला अक्षर बोलते हैं, इनको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, है ना। थोड़ा संस्कृत वर्ड यूज करते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम। ठीक है, ये पंचम वर्ण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग आगे की कक्षाओं में देखेंगे कि किसको कहाँ से बोला जाता है। अगला है अंत्यस्थ व्यंजन। ध्यान रखना अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है यहाँ पास, 4। य र ल व, म के बाद सीधा क्या आ जाता है हमारा, य र ल व, तो कितने हो गए ये 4। ठीक है, उसके बाद है ऊष्म व्यंजन, जिसको पढ़ते ही आपको ऊष्म जैसा लगे, जैसे श, ऊष्म श, फिर है श, फिर है स, फिर है ह। तो 4 हमारे पास क्या है यहाँ पास भाई, ऊष्म व्यंजन है। 4 हमारे पास क्या है, ऊष्म व्यंजन। द्विगुण व्यंजन के बारे में भी मैंने बताया, ये क्या है ढ और ये क्या है ढ। जैसे अपन बोलते हैं घड़ा, तो ये ढ है ना भाई। जैसे अपन बोलते हैं पढ़ाई, तो ये बड़ा ढ, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। क्या याद रखना है हमको, इनको क्या बोला जाता है, द्विगुण व्यंजन। ठीक है,
चलो कुछ और बेसिक चीज़ें जो हम लोगों को जाननी चाहिए वो ये है कि देवनागरी लिपि में भी 11 ही स्वर हैं, याद रखना, और जो 2 हैं वो क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। चलो आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास क्या, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी है हमारे पास, 4। तो ऐसे करके टोटल हमारे पास कितने जो वर्ण हैं वो कितने हो जाते हैं, 52। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, स्वर। स्वरों की संख्या कितनी बता दी मैं 11, है ना। अयोगवाह कितने हो गए हमारे पास, 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्पर्श व्यंजन कितने होंगे हमारे पास, 35 हो गए ना। ठीक है, और उसके बाद संयुक्त व्यंजन भी कितने हो गए हमारे पास, 4। ठीक है, तो 11 2 13, 35 4 39 और 13 कितने हो गए टोटल हमारे पास, 52। इस तरीके से हमारे पास 52 वर्णों की संख्या है। ठीक है, चल अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्वर वर्ण के बारे में यहाँ पास पढ़ने वाले हैं। अब स्वर वर्ण क्या होते हैं भाई, तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। ध्यान रखना, स्वर किन्हें कहते हैं, तो स्वर जो होते हैं ना वो स्व आश्रित होते हैं। क्या होते हैं, स्व आश्रित, जिनको उच्चारण के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे व्यंजन जो होते हैं, व्यंजनों को उच्चारण के लिए स्वर की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्वर को उच्चारण के लिए व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखना। ठीक है, वो अपने से होते हैं। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपन स्वर कहते हैं। मानक रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अभी हम लोगों ने देख लिया, अ आ ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ और औ। इनकी मात्राएं भी याद रखना। आ पे तो कोई मात्रा नहीं है, आ, छोटा ई, बड़ा ई। छोटा ऊ को कैसे लिखते हैं भाई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री के लिए अपन छोटा सा ऐसे लगा देते हैं नीचे, है ना। ए ओ ऐसा होता है। ये दोनों ये दोनों क्या है हमारे, अयोगवाह में। ठीक है, चलो अब कुछ वर्गीकरण देख लेते हैं यहाँ पास। तो सबसे पहले वर्गीकरण है स्वरों का, वो है किस पे बेस्ड, मात्रा या उच्चारण पे। ठीक है, चलो तो मात्रा या उच्चारण पर स्वर को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहले है ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा है दीर्घ या गुरु स्वर, थर्ड है क्या हमारे पास, प्लुत स्वर। चलो इनको भी समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ह्रस्व। नाम से पता चल रहा है लघु स्वर है। क्या है, लघु मतलब जिनके उच्चारण में कम समय लगता होगा, उन्हें हमें क्या बोलते हैं, लघु स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व या लघु स्वर कहा जाता है। जैसे अ, ई, उ और री, याद रखना। इनकी संख्या कितनी है हमारे पास, 4। ह्रस्व या लघु स्वरों की संख्या कितनी है हमारे पास, 4 है, याद रखना। दीर्घ या गुरु स्वर, जिनके उच्चारण में यस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। जैसे अ का देख लो, क्या हो जाएगा, आ। ई का क्या हो जाएगा, ई। उ का क्या हो जाएगा, उ। 3 तो हो गए। फिर ए ओ और औ, ए ओ और औ। सिंपली याद रखो, ह्रस्व को छोड़ दिया जाए तो ह्रस्व को छोड़ा तो अ, छोटा ई, उ और री। तो इनके अलावा जो 7 बच गए हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, लघु स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए ओ और औ। ठीक है, तो जो 7 हैं हमारे, ये क्या कहलाते हैं हमारे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। जैसे एग्जाम्पल पे डायरेक्ट आ जाओ, जैसे अपन बोलते हैं राम, जैसे कोई जिसकी मृत्यु हो रही होती है तो क्या बोलता है वो, राम, है ना भाई। तो जब ह्रस्व से 3 गुना समय जहां लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। और इसको इस तरीके से एस जैसा एक निशान यहाँ पास बनाया जाता है। ठीक है, जैसे ओम बोलते हैं, ओम, ऐसा। ठीक है, तो वैदिक मंत्रों के उच्चारण में प्लुत स्वर का सामान्यतः त्रिमासिक होता है, जब वहां लिखने के लिए 3 का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ओम लिखा हुआ है ना भाई। ठीक है, याद रखना। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब है उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद। उत्पत्ति के अनुसार, जैसे मूल स्वर क्या है, मूल स्वर, और इधर क्या है, संधि स्वर। तो सबसे पहले देखते हैं अपन मूल स्वर। तो मूल स्वर क्या है भाई, तो ये जो 4 थे, जो ह्रस्व स्वर थे हमारे पास, इन्हीं ह्रस्व या लघु स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है, याद रखना। ह्रस्व या लघु स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है।
चूंकि इनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से नहीं होती, इनका परस्पर मेल नहीं होता, अतः इन्हें क्या कहा जाता है, मूल स्वर। ठीक है, ये अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते, जैसे अ, ई, उ और री। ठीक है, अब आगे देखो, अगला क्या है, संधि स्वर। ठीक, अब संधि स्वर की अगर अपन बात करें, यहाँ पे बड़ा ई भी लिख दिया क्या मैंने, ये बड़ा ई नहीं है ना, केवल अ, ई, उ और री है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्या है, संधि स्वर। संधि स्वर क्या है, जिनके स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से होती है ना भाई, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों के किससे होती है, मेल से होती है, और जिनका परस्पर मेल होता है उन्हें क्या कहते हैं, संधि स्वर। ये दो प्रकार के हैं। पहला क्या है हमारे पास, संयुक्त स्वर। अब इसको ध्यान से देखो, अब ये जो स्वर बने हुए हैं ये दो स्वरों के मेल से बने हुए, जैसे अ और ई को मिला दिया तो क्या बन गया, ए। आ और ए को मिला दिया तो क्या बन गया, ए। अ और उ को मिला दिया तो बन गया ओ, और बड़ा आ और बड़ो ओ को मिला दिया तो बन गया क्या, औ। ठीक है, तो याद रखना, ए और ई को मिला के क्या बनता है, ए। और ए और उ को मिला के क्या बनता है, ओ। इसको हम ऐसे याद रखें। ठीक है, अब कैसे याद रखो, ए का मतलब क्या हो गया, अ, और ई को मिला दिया तो, छोटा ई को मिला दिया तो क्या बन गया, ए, और बड़ा ई को मिला दिया तो क्या बन गया, ए। सेम अ में, ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कि अ और ए है ना, बस आपको तिकोना याद रखना है, तिकोना रूल याद रखना है। कैसे तिकोना रूल, तो अ और ई को मिला दिए तो बन गया ए, और बड़ा अ को इस छोटे ए से मिलाओगे तो क्या बनेगा, ए। सेम अ और उ को मिलाओगे तो बनेगा ओ, और अ और बड़ा ओ को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, औ। ठीक है, तो इसको यहां ले जाना है आपको। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, चलो, तो ये हुआ हमारा संयुक्त स्वर, है ना, संधि स्वर का पहला टाइप। दूसरा है हमारे पास दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर जो है जिसकी उत्पत्ति उसी वर्ण में उसी वर्ण के मेल से होती है, जैसे अ में अ मिला दिया तो क्या बन गया, अ। ई में ई मिला दिया तो क्या बन गया, ई। उ में उ को मिला दिया तो क्या बन गया, उ, बड़ा उ। ठीक है, तो यहाँ पास मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि उच्चारण के आधार पर कितने स्वर थे हमारे पास, 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर हमारे पास कितने हो गए, 2 अगेन, है ना। एक था ह्रस्व जिसको अपन बोल रहे थे मूल स्वर, मैंने बताया, और एक क्या हुआ हमारे पास, संयुक्त स्वर या संधि स्वर। संधि स्वर में 2 हुए, एक मिला हमको संयुक्त स्वर और एक क्या मिला मेरे को, दीर्घ स्वर। ठीक है, चलो अब आगे अपन पढ़ते हैं अयोग वाह। ठीक है, अयोग वाह क्या है भाई, तो अयोग वाह में अनुस्वार, ध्यान रखना, जो बिंदी होती है, जैसे मैंने लिख दिया अंगूर, तो यहाँ पे जो बिंदी है यही हमारा क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुस्वार, है ना। और क्या है यहाँ पास, अह लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया निहचल, निह धन चल, तो ये जो विसर्ग लगा हुआ है इसी को अपन क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये जो 2 बिंदियां लगी है इसी को अपन क्या बोलते हैं, विसर्ग कहते हैं। को अयोगवाह माना गया है क्योंकि ये दोनों ना तो स्वर है और ना ही क्या है, व्यंजन। ये स्वरों के सहारे चलते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों में इनका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे अंगूर में स्वर, मतलब अ में क्या है, स्वर है ना, अस्वर है। रंग मतलब र के साथ भी इनका यूज हुआ है, तो व्यंजन के साथ भी चलते हैं और स्वर के साथ भी चलते हैं। चूंकि इन दोनों का जाति योग ना तो स्वर के साथ होता है और ना ही व्यंजन के साथ, इसलिए इनको अयोग कहा गया है। फिर भी ये अर्थ ग्रहण करते हैं या अर्थ का निर्वाह करते हैं, अतः इनको क्या बोला जाता है, अयोगवाह। ठीक है, ना तो ये स्वर है और ना ही क्या है, व्यंजन, इसलिए इनको अयोग कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि क्या कर दिया गया, इनको अलग कर दिया गया है, अयोग मान लिया गया है। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, अर्थ को ग्रहण करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, निर्वाह करने वाले, इसलिए इनको निर्वाह भी कहा गया। तो अयोगवाह बन गया दोनों मिला के। ठीक है, अगला है पंडित किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार इनकी स्वतंत्र गति नहीं, इसलिए ये स्वर नहीं, और व्यंजन की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन भी नहीं। ठीक है, जैसे मैंने क लिखा तो क हमेशा किसके बाद आएगा, ये क और ये क्या हो गया, अ। ठीक है, तो जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वर के पहले आते हैं, जो व्यंजन होते हैं वो स्वर के
पहले आते हैं, इसलिए ये व्यंजन नहीं है, क्योंकि हमेशा बाद में आता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में स्वर और व्यंजन में जो जो गुण होते हैं वो गुण में नहीं है। ठीक है, अयोगवाह स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन स्वर के पहले। याद रखना, अयोगवाह जो होते हैं वो स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन स्वर के पहले। जैसे मैंने लिखा अंगूर, ध्यान से सुनना क्या लिखा, जैसे मैंने अंगूर, तो जो अंगूर है उसमें अ पहले आ रहा है, और जो बिंदी की वैल्यू है ना, जो न वर्ड यूज आ रहा है, जो अनुनासिक आ रहा है, वो हमेशा स्वर के बाद आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे क का एग्जांपल लिया कि व्यंजन को हमने पहले लिखा और स्वर को कहाँ लिखा, हमने बाद में लिखा हुआ है ना। तो इस चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना है। तो व्यंजन स्वर के पहले और अयोगवाह स्वर के बाद, ये एग्जाम्पल भी दे रखा है अभी। ठीक है, जो मैंने आपको क के एग्जाम्पल से समझा दिया। चलो आगे लिखा है, अनुस्वार का चिन्ह सिरारेख के ऊपर। सिरोरेख मतलब क्या होता है, जो लाइन हम लोग खींचते हैं ना, उसी को सिरोरेख कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो ये ऊपर है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया यही हमारा क्या कहलाता है, सिरोरेख कहलाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सिरोरेख के ऊपर, ये लाइन होती है ना, इसके ऊपर हमेशा हमारा जो है अनुस्वार या जो बिंदी है, अम की मात्रा है, वो लिखी जाती है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है। यह स्वर के बाद आने वाली व्यंजनवत ध्वनि है। कैसी ध्वनि है, व्यंजनवत। व्यंजनवत मतलब कैसे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बंदर, है ना, तो कैसा आ रहा है, बंदर, अधन्ना, ना क्या है हमारा व्यंजन। कंघा, कंघा, फिर से ना आ रहा है ना भाई। जैसे शंभु, शंभु कैसे लिखा जाएगा, स अध म आ रहा है, व्यंजन आ रहा है ना भाई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे कंठ, कंठ में भी कन न आ रहा है। तो ये कुल मिला के कहना है हमारा कि जो भी हमारा अनुस्वार होता है वो व्यंजनवत ध्वनि देता है, व्यंजन की तरह दिया देता है ध्वनि। विसर्ग क्या है, यह भी अनुसार की भांति स्वर के बाद आता है। ध्यान रखना, अयोगवाह स्वर के बाद ही आएगा। जैसे मैंने लिख दिया कह, तो क फिर अ फिर अह, तो देखो ये स्वर के बाद ही आ रहा है। ठीक है, इसके उच्चारण में ह की ध्वनि आती है, या कंठ से बोला जाता है, जैसे प्रातः, है ना भाई, नमः। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक और चीज, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, जैसे ये है अनुसार जिसमें एक सिंगल बिंदी है, याद रखना। ठीक है, अम की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक जो होता है वो चंद्र बिंदु होता है, ऐसा। ठीक है, यदि स्वरों का उच्चारण मुख और नाक से किया जाए, इसमें लघुता या कोमलता हो, तो उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। अनुनासिक स्वर की गिनती वर्ण में नहीं होता है, इसको हम लोग गिनती ही नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे चांद, ध्यान रखो कहाँ से कहाँ, मुख और नाक दोनों से। जैसे अंगूर बोलना है, आप खुद बोल कर देखिएगा, अंगूर बोलना है, आपको केवल नाक का उच्चारण प्रतीत होगा। लेकिन अगर मेरे को चांद, तो थोड़ा सा जोर भी लगता है। ठीक है, ये है चांद, ठीक है, और ये क्या है, चांद। तो आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ आप लोगों खुद आप लोगों को एहसास होगा कि दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। ठीक है, जैसे पूंछ, एक होता है पूछ, ये तो पूछ है ना भाई, एक हो गया पूंछ और एक क्या हो गया, पूंछ। तो तीनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये वाला पूछने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज पूछना। ठीक है, चलो तो ये आप लोग समझिएगा, नहीं समझ में आएगा जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, चलो तो ये थे आज के टॉपिक जिसमें हम लोगों ने सारी चीजें कवर की है। ठीक है, वर्णमाला, सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा वर्ण, वर्ण के बाद हम लोगों ने देखा लिपि, लिपि के बाद हम लोगों ने देखा हिंदी वर्णमाला, है ना, हिंदी वर्णमाला में मैंने समझा दिया अच्छे से। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्वर, स्वर के बाद हम लोगों ने देखा कि उसके वर्गीकरण, है ना, मात्रा या उच्चारण के आधार पर कैसा वर्गीकरण है। उसके बाद हम लोगों ने देखा उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद कितने हैं। इसके बाद हम लोगों ने अयोगवाह देखा, अयोगवाह के बाद अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद आप अपने यहाँ पर क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें और याद रखनी है, वो ये है कि आप लोग ज़रूर, जैसे कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही हमेशा ट्राई कीजिएगा कि क्या बनाया जाए, सॉल्यूशन जो है सॉल्व किया जाए। ठीक है, ओके, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक स्वर, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मौखिक स्वर क्या है, क्या है मौखिक स्वर। ठीक है, तो मौखिक स्वर किनको बोला गया है, अ, आ और ई को बोला गया है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। स्वर वर्ण, तो देखो क व्यंजन, है ना भाई, छ वगैरह तो पढ़ा ही नहीं हमने व्यंजन में, ये सब तो बाद में आएंगे, है ना। छ पढ़ा है संयुक्त व्यंजन में, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी।
आ ई स्वर बोला है सीधा सीधा। अगला बोला है स्वर ध्वनि किसके सहायता से उच्चारित होते हैं, तो मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं, स्व आश्रित होते हैं, इनको उच्चारण के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, स्वतंत्र रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वर किसे कहते हैं, तो पढ़ लो भाई। स्वर और स्वर वर्णों का मेल नहीं, स्वर और व्यंजन का नहीं, व्यंजन और विसर्ग का नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला है स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में क्या होता है, तो हवा मुख विवर से नहीं निकलती, हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। देखो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डील करेंगे, जहां पास हम लोग ध्वनि को किस तरीके से हम लोग मुख से बाहर निकालते हैं वो सब चीजें यहाँ पास पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाल दिया था ताकि अगले क्वेश्चन को आप लोगों मतलब अगले वीडियो के बारे में आप लोगों को पता चल जाए कि क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो हवा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से मुख से हवा निकलती है, तो कौन सी ध्वनि को हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे मेरे को अ बोलना है, तो ये कौन से मतलब इसको मुंह गोला करके बोलेंगे या बिना मुंह गोला करके बोलेंगे, ये सब चीज़ें। तो एक चीज़ याद रखना, स्वर और व्यंजन को इसके बेसिस पे भी डिफाइन किया जाता है। ठीक है, व्यंजन तो खैर हम लोग पढ़ेंगे ही, थोड़ा सा देख लो कि स्वर जो होते हैं कि जिसके उच्चारण में हवा का कोई भी अवरोध नहीं होता है, ध्यान रखना इसमें अवरोध बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन व्यंजन में अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के बेसिस पे ये था, तो वही लिखा है अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित में से स्वर बताना, लघु स्वर। तो हम लोग को मालूम है कि 4 हमारे पास लघु स्वर हैं भाई, कौन कौन से, अ, ई, उ और री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अगर है स्व आश्रित, स्व आश्रित अभी मैंने बताया स्वर वर्ण को स्व आश्रित कहते हैं। अनुस्वार क्या होता है, मैंने अभी बताया जो भाई जो बिंदी लगती है और ये हमेशा क्या है, स्वर के बाद क्या होते हैं, ये हमेशा स्वर के बाद। तो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन पहले ही आ गया है ना, हाँ व्यंजन है। और ध्यान रखना क्या ये व्यंजन युक्त वर्ण है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था अभी। ये कैसे वर्ण है भाई, तो व्यंजन युक्त वर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से मूल स्वर बताना। तो बार बार वही चीजें आ रही है, कितने मूल स्वर है भाई, तो अ, ई, उ और छोटा उ ना, उ और री। ये चारों लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर कहलाते हैं। अगला है अयोगवाह का उदाहरण, तो सिंपल है, सी नंबर ही होगा, अम और आह। अम और आह ये क्या कहलाते हैं, हमारे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण। अगर मैं इसको ढ और ढ, ड और ढ कर दूं, ढ और ढ, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, द्विगुण वर्ण कहलाते हैं, द्विगुण व्यंजन है ना। ये क्या कहलाते हैं, द्विगुण व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और अम और आह क्या है हमारे। ठीक है, चलो अगला देख सकते हो, ये ड और ढ है, ध्यान रखना ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, जो द्विगुण व्यंजन है, जो यहाँ पर भी मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, री के प्रयोग में क्या बोला है कि री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्रिया है, ये आपका रारेफ वाला है। ठीक है, ये नहीं है, मैंने बताया था क्री में ऐसा होना चाहिए, ये है आपका री ऋषि वाला। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, मात्री। चलो बोला है कौन से वर्ग में ह्रस्व है, ह्रस्व फिर से 4 ही है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, अ, ई, उ, री। ये बड़ा ई हो गया, यहाँ पे भी बड़ा ई बड़ा आ हो गया, यहाँ पे बड़ा आ और बड़ा उ हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से ह्रस्व फिर से कौन सा आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। निम्न में से संयुक्त स्वर नहीं है बोला है, तो संयुक्त कौन सा नहीं है हमारा, री नहीं है। ठीक है, बाकी सब तो संयुक्त है। चलो अगला देखते हैं, चलेगा इस। तो मैं कुछ चीजें और यहाँ पास बोल देता हूँ। मैं अगर पूछूं कि निम्नलिखित में से, ठीक है क्वेश्चन लिख रहा हूं, निम्न में से कौन हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास गुरुमुखी, ऑप्शन बी है हमारे पास रोमन, ऑप्शन सी है हमारे पास देवनागरी, और ऑप्शन डी यहाँ पास मैं दे देता हूँ आप लोगों को, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम लोगों को मालूम है कि हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि है वो कौन सी है गाइस, देवनागरी है। ठीक है, रोमन किसकी है, तो याद रखना इंग्लिश की है। ठीक है, गुरुमुखी किसकी है, तो याद रखना पंजाबी भाषा की लिपि है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला, निम्न में से द्विगुण व्यंजन को व्यंजन में
संयुक्त करने के लिए किस संस्था ने आग्रह किया। ठीक है, ये संस्था का नाम याद रखना है भाई आप लोगों को। तो मैंने बताया था आप लोगों को संस्था का नाम क्या है, सीधा सीधा याद रखो आप लोग, हिंदी निदेशालय। ठीक है, कहाँ की संस्था है, तो केंद्र की संस्था है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आ रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है वही आप लोगों का, स्वरों की संख्या। तो याद रखो स्वरों की संख्या कितनी है, केवल 11। ठीक है, अयोगवाह कितने हैं हमारे पास, तो याद रखना 02। कौन कौन से, अम और आहा। ठीक है, अगला द्विगुण व्यंजन, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी कितने हमारे पास, 2। अगला अंतस्थ व्यंजन, ये भी कितने हमारे पास, 4। कौन कौन से हैं भाई अंतस्थ व्यंजन, तो य, र, ल और व। अगला क्या है, ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन भी हमारे पास कितने हैं, 4। कौन कौन से भाई, श, तीनों स ले लो, स, श, श और एक क्या है हमारे पास, हा। ठीक है, इसके बाद संयुक्त व्यंजन भी आप लोग याद रखो, कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और एक कौन सा रह गया, छ याद रखना है, त्र याद रखना है, ज्ञ याद रखना है और एक था श्र, है ना, छोड़ गया था। चलो, तो ये हमारे पास कौन से व्यंजन है, हमारे पास संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, चलो गाइस, तो आज की क्लास में हम लोग करते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।